कैसे हैं आप सभी। मैं सुमित कुमार पार्थ ट्यूटोरियल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आज जो हम लोग का एक नया जो हम लोग का आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो हम लोग का उसके बाद जो एग्जाम्पल दिया गया है तो उस एग्जाम्पल पे बेस्ड होगा। तो हम लोग का जो यहाँ पे है बुक में, आपका एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल नंबर 5, उसके बाद है बच्चों एक्सरसाइज 1.1 के बाद। तो उसके अंदर जो हम लोग का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया है कि संख्या n 4 टू द पावर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक क्या हो, प्राकृतिक संख्या हो। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान जिसके लिए 4 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। देखिए, कहने का मतलब है कि कोई नंबर लेना हम लोग को 4 टू द पावर n, ठीक है। मतलब क्या, इस n के जगह पे कोई भी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या बच्चों हम किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर। काउंटिंग में जो भी संख्या इंक्लूड होती है वो हम लोगों का नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्या कहलाता है। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, देख सकते हैं प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये सारा जितना भी नंबर है जिसको हम गिनती में प्रयोग करते हैं वो सारा प्राकृतिक संख्या कहलाता है हम लोग का। तो हमारे पास यहाँ पे 4 टू द पावर n है, ठीक है। आप n की जगह कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। सपोज 4 पे पावर 1 रखिए, तो आप देखिए 4 पे पावर 1 का वैल्यू क्या होता है? 1। आप 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, ठीक है। 4 के ऊपर आप 4 भी रख सकते हैं, ठीक। कोई भी नंबर, जैसे 2 रखिएगा तो 4 चौक 16, फिर 3 रखिएगा 4 चौक 16 चौक 64, 4 रखिएगा 4 चौक 16 चौक 64 गुना 4 256, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे n टू द पावर कोई भी नंबर जब रखते हैं तो हम क्या पाते हैं बच्चों कि कहीं पे भी जो है कोई ऐसा नंबर नहीं आ रहा है जिसके यूनिट डिजिट पे शून्य है। तो हम चेक करते हैं कि कोई ऐसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे शून्य होता है तो आखिर वो नंबर बनता कैसे है। जैसे सपोज हम सबसे छोटा नंबर अगर जिसके यूनिट डिजिट पे 10 हो, मतलब शून्य हो, तो हम एक नंबर लिए जो कि 10 है। अगर हम 10 को फैक्टर करते हैं तो आप इसको 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। जैसे अगर हम कोई और नंबर 20 लेते हैं तो 20 को आप 2 इंटू 2 जा 4 इंटू 5, तो हो जाएगा 20। आप जैसे 30 लीजिए तो 2 15 हो गया, फिर 3 गुना 5 30 का हो गया। एक और नंबर हम चेक करते हैं, जैसे 40 का देखते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है कि हम पाते हैं बच्चों कि कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे क्या हो, शून्य हो, तो वो क्या होता है कि 2 इंटू 5 का पेयर बनता है। इट मीन्स देखिए यहाँ पे जैसे हम 10 में 2 इंटू 5, अगर हम 20 की बात करते हैं 2 इंटू 5, 30 में देखिए 2 इंटू 5 है, 40 में 2 इंटू 5 है। मतलब क्या हो रहा है बच्चों कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके इकाई अंक पे अगर शून्य होता है तो उसमें 2 और 5 जो है वो अवश्य आता है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि हम लोगों का क्या हो कि 4 पे पावर हम लोगों को कोई भी एक प्राकृतिक संख्या रखना है और उसका यूनिट डिजिट आना चाहिए शून्य। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी नंबर संभव है बच्चों। तो अब हमको क्या करना है कि यहाँ से हम निष्कर्ष तो निकाल लिए कि ऐसा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन क्या है कि एग्जाम में अगर हमको ये क्वेश्चन आता है तो हमको क्या होगा कि इसको पूरे लैंग्वेज में अच्छे तरीके से लिखना होगा ताकि आपको नंबर अच्छे से मिल जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों कि लिखेंगे, हम लोग को लिखना है कि यदि किसी संख्या 4 पे पावर n, ठीक है, ये है 4 पे पावर n क्या हो, शून्य पर, ठीक है, हम लोग का समाप्त होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए।
ठीक है। देखिए हम यहाँ पे क्या लिखे, यदि किसी संख्या जिसके क्या हो कि 4 टू द पावर 0 पर समाप्त हो तो उसका अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए। देखा आपने अभी यहाँ पे क्या हुआ कि 5 जो है हर नंबर में आ रहा है। जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप 10 ही ले लीजिए। 10 को जब आप फैक्टराइज करते हैं मतलब गुणनखंड के रूप में तो 2 गुना 5, या फिर आप 20 ले लीजिए तो 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे लिख पा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि इतना के बाद हम लिखेंगे, तो ऐसा जब हम लोग लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हमारा जो है यहाँ पे 5 आना अनिवार्य है, लेकिन वैसा जो है हम लोग का 5 आ नहीं रहा है। तो इसी चीज को लिखेंगे, इसलिए n टू द पावर 4 में क्या होना चाहिए, एक अभाज्य गुणनखंड 5 अवश्य होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे हम लोग। उसके बाद लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं बच्चों, लेकिन यहाँ पे क्या हो, ये बात तो संभव हो नहीं पा रहा है क्योंकि हम लोग का यहाँ पे जब हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो ऐसा चीज तो आ नहीं रहा है। लेकिन यह क्या है, संभव नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं संभव है, क्योंकि n पे पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू क्या, सॉरी यहाँ पे 2 और 2 पे पावर n ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे लिखिए यहाँ पे, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 और इस पे पावर 2n। इस चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 2 के n के जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इसी के फॉर्म में चलेगा। मतलब वहाँ पे तो हम लोग का 5 तो कहीं से आना संभव है नहीं, तो ये बात होगा। ठीक है, तो अतः हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः ठीक है, यहाँ पे आप क्या करिएगा, ये पूरा टर्म कंप्लीट हो गया। तो n पे पावर 4 के क्या है, गुणनखंड में केवल अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभाज्य गुणनखंड 2 ही आता है, इसके अतिरिक्त क्या हो रहा है बच्चों, इसके अतिरिक्त जो है हम लोगों का अन्य कोई संख्या नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा, इसलिए 4 पे पावर n क्या है, 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है बच्चों, देखिए यही चीज आपको लिखना है। तो हम क्या किए, सबसे पहले लिख लिए कि हमारा सारा चीज तो क्लियर ही था। हम लिख लिए क्या कि यदि किसी संख्या n टू द पावर 4 0 पर समाप्त होता है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए। ठीक है, 5 आना चाहिए। हम कैसे अभी प्रूव भी किए यहाँ पे, जैसे कुछ एग्जांपल भी हम दे दिए यहाँ पे। इसलिए 4 टू द पावर n में एक अभाज्य गुणनखंड 5 अवश्य होना चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि n 4 टू द पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 पे पावर n के जगह पे आप 1 2 3 4 कुछ भी रखिए। ठीक है, लेकिन हर बार रिजल्ट तो आपका यही आएगा। अतः 4 टू द पावर n के गुणनखंड में केवल अभाज्य गुणनखंड 2 ही आता है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई संख्या नहीं आएगा, इसलिए n टू द पावर 4 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो यही बात हम लोग को बच्चों लिखना। तो देखिए अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा क्या कि ये लैंग्वेज क्या है। तो देखिए इस लैंग्वेज को आप, ये टफ नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है 2 3 4 बार आपको क्या करना है बच्चों, इसको प्रैक्टिस करना है।
आप जब इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको लगेगा कि आप जो है 1 मिनट के अंदर जो है पूरा लैंग्वेज लिख देंगे। तो अब जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। तो आप सबसे पहले क्या करिए बच्चों कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए। तब तक जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार दिया है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। तो इस बार बच्चों हम लोग को जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना। इससे पहले हम लोग को क्वेश्चन जो रहता था वो हम लोग को दिया जाता था यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करके, प्रमेय का प्रयोग करके, लेकिन इस बार हम लोग जो है गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो हमको क्या करना है बच्चों कि पहले 6 का क्या करना है, फैक्टर कर लेना है। तो 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 लिख सकते हैं आप 6 को। और 20 का भी हम लोग को फैक्टर कर लेना है। तो 2 से करिएगा तो यहाँ 10 होगा, 2 से करिएगा 5 होगा। तो देखिए बच्चों हम लोग क्या है कि 6 को जो है 2 गुना 3 के रूप में लिख सकते हैं और 20 को 2 गुना 2 गुना 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए फैक्टराइज तो हमने कर लिया, मतलब कि दोनों का गुणनखंड निकाल लिया। अब हमको क्या करना है कि इससे HCF निकालना है। तो HCF निकालना है और हम लोग को क्या करना है, इससे LCM भी निकालना है। ठीक है, तो देखिए HCF क्या होता है कि हम बताए थे आपको कि दोनों में HCF का, देखिए HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब क्या कि फैक्टर तो होना चाहिए, दोनों में कॉमन भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, हाईएस्ट भी होना चाहिए। मतलब क्या कि मैक्सिमम कॉमन दोनों के अंदर क्या है। तो हम क्या देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। 2 तो दोनों में है, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ तो 3 है नहीं। मतलब क्या कि दोनों में कॉमन जो आ रहा है हम लोग का बच्चों, वो क्या आ रहा है कि हम लोग का 2 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो HCF होगा बच्चों वो क्या होगा, 2 होगा। लेकिन अब हमको क्या निकालना है, LCM भी निकालना है साथ में। तो देखिए दोनों में जो कॉमन है वो तो होगा ही, उसके अलावे जो और रेस्ट बच जाता है वो भी हम लोगों को इसमें लिखना होता है। तो 2 तो हम दोनों में कॉमन आ गया, फिर यहाँ पे 2 गुना 5 और ऊपर से एक 3। तो आप इसको बच्चों ऐसा लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुना 5 गुना 3। और फिर क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 मतलब 4 गुना 5 गुना 3। तो 5 चौके 20 और तिया क्या हो गया हम लोग का बच्चों, 60 हो गया। तो अतः हम लोगों का क्या हो गया कि अतः HCF हो गया बच्चों हम लोगों का कितना, HCF हो गया 2 और LCM हो गया हम लोगों का कितना, 60। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या है कि इसी चीज को आपको देखिए जैसे किताब के लैंग्वेज में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए बुक में आपको दिया गया है कि HCF निकालने का नियम कि संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। ठीक है, मतलब क्या कि ये जो है संख्याओं का, ठीक है, संख्याओं का क्या हम लोग का, संख्याओं का जो है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। बात समझ में आ रहा है कि संख्याओं का क्या होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड का, अभाज्य गुणनखंड का छोटी घात। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग का सबसे छोटी घात क्या है बच्चों, दोनों में जो कॉमन था हम लोग का क्या था, सबसे छोटी घात मतलब कि 2 ही। इसमें क्योंकि दोनों में कॉमन तो हम लोग को 2 ही आ रहा था सिर्फ दोनों में। तो ये हो गया हम लोग का सबसे छोटी घात। और इसमें LCM का क्या कहना होता है बच्चों की, LCM में दिया हुआ है कि संख्याओं के संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, संख्याओं की अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का सबसे पहले बड़ी घात निकालना हम लोग का। तो देखिए बड़ी घात तो हम लोग का मैक्सिमम तो यहाँ पे कुछ कॉमन जो आ रहा है वही 2 ही आ रहा है। तो 2 तो हम लोग यहाँ पे ले ही लिए। उसके बाद जो रेस्ट जो भी होता है सबका गुणनफल,
यहाँ पे हम लोग का 5 गुना 3 कॉमन था, और उसके बाद इस वाले नंबर से जैसे यहाँ पे 2 गुना 5 कॉमन था और यहाँ 3, तो वो सारा नंबर को हमको लिख देना है। तो सारा क्या हो गया हम लोग का मल्टीप्लाई करके 60 आ गया। तो बच्चों आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर फिर भी किसी तरह का कोई समस्या आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको पॉज करके जो है लिख भी सकते हैं। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करिए और फिर इसका एलसीएम भी ज्ञात करें। तो सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा है ये इसमें भी। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले दोनों का फैक्टर कर लेना है, दोनों का गुणनखंड। 96 को आप लिख सकते हैं 48 दूना 96, फिर 24, फिर 12, फिर यहाँ से 6 और यहाँ से 3। ठीक है बच्चों। और हमको क्या है 404 है, तो इसको लिख सकते हैं आप 2 दूनी 0 2। ठीक है, फिर यहाँ 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 101 हो गया बच्चों। अब 101 को हम कटा सकते हैं क्या? तो 101 का तो हमको लगता है कि कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। चलिए अब हम लोग लिखते हैं 96 को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना हो गया 3 और 2 5 हो गया, गुना 3। और आप क्या कर सकते हैं 404 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 और गुना 101। ठीक है बच्चों। देखिए अब क्या करना है आपको, मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ क्या होता है कि दोनों में जो मैक्सिमम फैक्टर होगा कॉमन फैक्टर। तो देखिए यहाँ पे 2 गुना 2 2 गुना 2, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे इसको हम और एक फॉर्म में लिख सकते हैं, थोड़ा इसको नीचे लिख लीजिए। इसको और हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3। ठीक है, और यहाँ पे 404 था, इसको आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 101, जिसको आप लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुना 101। ठीक है, तो अभी हम एचसीएफ की बात कर रहे हैं। तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए हम बताए थे आपको कि दोनों में जो मैक्सिमम कॉमन हो, मतलब हम लोगों का देखिए 2 पे पावर 2 है, यहाँ पे 2 पे पावर 4 है, तो 2 पर पावर 2 तो कॉमन आ जाएगा। तो मतलब हम लोग का क्या हो गया 2 की पावर 2 कॉमन हो गया, क्योंकि यहाँ 101 है यहाँ 3 है, ये दोनों तो कॉमन है नहीं, मतलब 2 दूनी 4। तो आपका एचसीएफ निकल गया 4। देखिए अब निकालना है हम लोग को इसका एलसीएम। तो देखिए हम लोगों को एलसीएम निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है बच्चों, आपके बुक में ये फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला क्या दिया गया हम लोगों को कि अगर हम लोगों को एलसीएम निकालना होगा तो हम लोगों को क्या फॉर्मूला आता है बच्चों कि एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, ये फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले पे जो है हम लोगों का ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो जैसे अगर हमको मान के चलिए एलसीएम निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम का एलसीएम लिख देंगे यहाँ पे। तो अगर पहली संख्या को हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो हम यहाँ पे ए गुना बी, और देखिए ये मल्टीप्लाई में है। जब मल्टीप्लाई क्या होता है कि बराबर के उस साइड जाता है तो वो क्या हो जाता है डिवाइड में चेंज हो जाता है। तो देखिए एलसीएम का ये फॉर्मूला हम लोग का बन गया। अब हमको एलसीएम निकालना है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, 96 गुना 104, 96 गुना 404, 104 नहीं 404। ठीक है, और उसके बाद एचसीएफ। एचसीएफ अभी हम क्या निकाले बच्चों 4 निकाले, 4 से कटाइए, 4 दूनी 8, एक बचा इधर गया 16, तो 4 चौके 16, 24 चौके 96। और हमको क्या करना है इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो 24 चौके 96, 0 है तो 96 उतर जाएगा, और 24 चौके 96। तो हम लोगों का बच्चों क्या हो गया कि इसका आंसर हो गया एलसीएम। अतः हम यहाँ पे लिख देते हैं, अतः एचसीएफ हो गया हम लोग का 4 और एलसीएम हो गया हम लोग का 96। ठीक है, 9696। तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। तो आप क्या करिए इसको राइट डाउन करिए, इसमें ज्यादा कुछ बताने के लिए था नहीं। सिर्फ क्या करना है आपको दोनों को अलग अलग फैक्टर करना है, फिर जो दोनों में मैक्सिमम कॉमन है वो आपको यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा। फिर एलसीएम निकालने के लिए हम लोग का इस फॉर्मूला को आप क्या करिए कि इसको नोट कर लीजिए, और इसको जो है आपको 2-3 बार क्या करना है प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि क्या हो कि आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए। अगर इसी में कभी बच्चों आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहता है कि यहाँ पे जैसे हमको एलसीएम फाइंड आउट करने दिया है,
अगर हम लोगों को क्या दिया रहता कि HCF फाइंड आउट करने, तो इस बार क्या होता है कि HCF यहाँ रह जाता और LCM यहाँ चले जाता और कुछ दोनों में चेंज नहीं होता। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते थे। जैसे कभी कभी आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा कि HCF LCM दिया रहेगा, पहली संख्या दिया रहेगा, आपसे पूछ देगा दूसरी संख्या निकालिए, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर दोनों HCF LCM दिया रहेगा तो इस तरह का छोटा छोटा आपको क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में आपको ऐसा इस टर्म में ना देके आपको चेंज करके भी दिया जा सकता है, तो आप सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसको राइट डाउन करिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार दिया है कि संख्या 6, 72 और 120 का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो आसान है, हम लोग कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबका सिर्फ फैक्टर कर देना है। जैसे आप 6 का फैक्टर करिएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर 72 का करना है आपको, तो 2 से करिए, 2 तिया 6, 1 2 6 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 तिया 9, 60 दूनी 120, फिर 30, फिर इधर 15, फिर यहाँ से 3 5 15। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबका खाली सिर्फ फैक्टर कर लेना है। तो जैसे हम अगर यहाँ पे 6 को लिखेंगे तो क्या लिखिएगा बच्चों, आप 2:3 लिखिएगा। आप 72 को फैक्टर करिएगा, 2 × 2 × 2 और फिर 3 × 3। तो आप इसको बच्चों क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो हम लोगों का दिया है 120। इसका फैक्टर हम लोगों ने किया अभी, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग बच्चों कि जो मैक्सिमम कॉमन है, पहले ये पहले इसको लिख देते हैं, 2 की पावर 3 × 3 × 5। तो देखिए HCM आपको निकालने आता है कि हम लोग को क्या करना है कि तीनों में हमको सबसे पहले फाइंड करना है कि मैक्सिमम जो है हम लोगों का कॉमन क्या आ सकता है। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 है, मतलब तीनों में 2 है, तो हम लोग 2 कॉमन तो ले सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग का 3 है, सिर्फ 3, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, मतलब 3 3 दोनों में कॉमन है तो 3। यहाँ पे 5 है, इधर तो 5 नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि मैक्सिमम कॉमन हम लोग का 2 × 3 आ सकता है। तो हम लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, तो हम लोग का HCF क्या हो गया, 6 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया कि HCF 6 आ गया। अब हमको क्या निकालना है कि LCM निकालना है। तो LCM क्या होता है बच्चों की हम लोगों का जो इसमें मैक्सिमम घात होगा वही, तो मतलब जो सबसे बड़ा पावर। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 का जो सबसे बड़ा पावर क्या है, 2 पे पावर 3 है, और फिर हम लोग का क्या है 3 में सबसे बड़ा घात क्या है बच्चों, 3 की पावर 2 है, और फिर एक रेस्ट क्या बच जाता है हम लोग का 5। तो ये तो 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 3 3 9 × 5, तो 8 5 40 × 9, 9 चौके 36, 360। तो LCM हम लोग का कितना हो गया बच्चों, 360 हो गया, और HCF क्या हो गया हम लोगों का 6 हो गया। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः HCF = 6 और LCM = 360 आंसर। ठीक है, तो बच्चों हम लोग का जो है ये चैप्टर, हम लोग का जो एग्जाम्पल था वो सारा एग्जाम्पल खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर जो है 1.2 है। तो बच्चों आप लोग क्या है कि इसको जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिएगा उतना बेहतर होगा आपके लिए। तो आप जो है इस वीडियो को एक बार आराम से पूरा देखिए, उसके बाद जो है सारे क्वेश्चन को फिर से आप बनाइए, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। निश्चित रूप से आपका इस चैप्टर के ऊपर कमांड हो जाएगा। उसके बाद जो है आप खुद से प्रैक्टिस करिए एक्सरसाइज 1.2 बनाने का। तो मुझे लगता है कि जहां अगर हम लोग का जैसे एक्सरसाइज 1.2 में 7 क्वेश्चन दिया गया है, तो मुझे लग रहा है क्या कि आप 4-5 क्वेश्चन जो है अब इजी वे में आप यहीं से कर सकते हैं। तो आपको क्या है कि सिर्फ प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा आपका कमांड बनेगा। तो चलिए इसको क्या करना है कि आप राइट डाउन कर लीजिए, इसको सारा नोट कर लीजिए, ठीक है। और अगर इसके बाद जो है कोई भी प्रश्न जो मैं आपको बताता हूँ, कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए।